Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our social science class. Well, our today's topic is how nomads and mobile people lived. Well, nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils, and other products. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. The Banjaras were the most important trader nomads. Their caravan was called Tanda. Now let me tell you about the Banjaras. Now Peter Munday, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjaras. Now he says, in the morning we met a Tanda of Banjaras with 14,000 oxen. They were all laden with grains such as wheat and rice. These Banjaras carry their household, wives and children along with them. One Tanda consists of many families. Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. They buy grain where it is cheaply available and carry it to the places where it is dearer. From there they again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places. In a Tanda, there may be as many as 600 or 700 persons. They do not travel more than 6 or 7 miles a day. That too in the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze, as there is enough land here and no one here to forbid them. Now this is about Banjaras, what Peter Munday, the English trader, says. Let me explain it in your local language. ये जो बंजारे हैं, बंजारों के बारे में पीटर मोंडे इंग्लिश ट्रेडर एक हैं, उन्होंने बताया है अपना एक तजुर्बा कि उन्होंने एक मॉर्निंग को एक टंडा बंजाराज का उनको देखा. टंडा कहते हैं बंजारों का बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत सी फैमिलीज होती हैं, उसको टंडा कहते हैं. तो ये कहते हैं कि हमने एक मॉर्निंग को एक बंजाराज का एक बहुत बड़ा टंडा देखा जिसमें लगभग 14,000 बैल थे. इन बंजारों के साथ 14,000 बैल थे उनके साथ. तो ये सब बैल जो थे, इन पे क्या था, इन पे गल्ला लदा हुआ था, वीट और राइस. तो ये बंजारे जो हैं अपने साथ अपना हाउस होल्ड भी कैरी करते हैं. उनकी वाइव्स और चिल्ड्रन, बीवी बच्चों को भी वो साथ लेके चलते हैं. तो जहाँ ये जाते हैं एक साथ सारे जाते हैं. तो ये एक टंडा जो होता है उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं. तो इनका जो वे ऑफ लाइफ है वो ऐसा ही होता है जैसे कैरियर्स होते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो इनका जो ये माल मवेशी होता है, ये बैल वगैरह जो होते हैं, ये इनके अपने होते हैं, इनको ये ओन करते हैं. तो
कभी कभी ये इनके जो बैल हैं उन ये मवेशी अपने किराए पे भी देते हैं मर्चेंट्स को, सौदागरों को, व्यापारियों को, उनको किराए पर भी देते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये जो बंजारे हैं ये खुद ही मर्चेंट्स भी होते हैं, खुद ही कारोबार भी ये करते हैं। तो ये कहीं से कोई ग्रेन वीट वगैरह खरीद के, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीद लेते हैं, फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं दूर दराज जहाँ इसकी अच्छी कीमत मिले, जहाँ ये महंगे दामों बिके, तो वहाँ इसको सेल आउट करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो वहाँ से कोई दूसरी चीज़ें खरीद लेते हैं जो वहाँ पे चीपर हों, तो उनको किसी और जगह बेच देते हैं। तो इस तरह से ये अपना प्रॉफिटेबल जॉब जो है वो चलाते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो ये टंडा जो होता है इसमें लगभग 6 से 700 लोग रहते हैं। ये पीटर मोंडे कहते हैं कि एक टंडा में लगभग 6 से 700 तक लोग रहते हैं, ये बंजारे। तो ये हर रोज़ जो ट्रैवल करते हैं, लेकिन 6-7 मील से ज़्यादा नहीं चलते। वो 6-7 मील भी ट्रैवल करते हैं जबकि मौसम बड़ा कूल हो, फेवरेबल कंडीशंस हो, गर्मी में इतना नहीं चलते। तो जब ये किसी जगह पहुंचते हैं तो फिर ये इन अपने बैलों को अनलोड करते हैं और उनको छोड़ देते हैं घास खाने, घास चरने के लिए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ज़मीनें फ्री हैं, तो वहाँ उनको घास वगैरह चरने से कोई रोकता टोकता नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द बंजारास, कि बंजारे अपनी ये जो इनका लाइफ स्टाइल है ये किस तरह से होता है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं ये, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। देयर कारवान वाज कॉल्ड टंडा, ये जो बंजारों का कारवान है, सो इट वाज कॉल्ड टंडा। टंडा इज द कारवान ऑफ बंजारास। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे दिल्ली के सुल्तान, उसने उन बंजारों को काम पे लगा दिया कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करें। ये जो ग्रेन है, गल्ला है, ये शहरों में इसको ले जाएं। तो एम्परर जहांगीर wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their blocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बंजारों के बारे में जो बादशाह ने लिखी है, सुल्तान, इसने एम्परर जहांगीर ने लिखी है अपनी मेमोइर्स में, कि ये मुग़ल मिलिट्री के कैंपेन्स के लिए ये जो है फूड ग्रेन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 10,000 ब्लॉक्स कैरिंग ग्रेन। ठीक है, 10,000 बेल अनाज से लदे हुए वो उन बंजारों के वो गला ले जाते थे मुगल फौजों के लिए। तो मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। इसके अलावा बहुत से जो ट्राइब्स थे, पेस्टोरल ट्राइब्स, वो क्या करते थे, वो अपने जानवरों को चराते थे और उनको बेचते थे, such as cattle and horses, to the prosperous people. Different castes of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and coarse sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. तो वो तमाशा वमाशा मदारी का वो भी ये दिखाते थे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ काम करते थे। ये कैटल और हार्सेस भी बेचते थे और मुख्तलिफ किस्म के ये जो मैटिंग वगैरह स्ट्रॉ के वो भी बना के बेचते थे। तो कभी कभार वो तमाशा भी दिखाते थे। तो इस तरह से अपनी लेवलीहुड के लिए वो कुछ कमाते थे। नाउ चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड
hierarchies. As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. Smaller castes or jatis emerged within the varnas. For example, new castes appeared amongst the brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenters, and masons were also recognized as separate jatis by the brahmanas. Jatis rather than varna became the basis for organizing society. तब जाति जो है ये वजूद में आ गई, नई कुछ जातियां भी, न्यू कास्ट ये कैसे बन गई, मुख्तलिफ स्किल्स, न्यू स्किल्स जो थे वो मुख्तलिफ, जब सोसाइटी ग्रू हो गई तो नई नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ी. तो इस तरह से स्मॉलर जो कास्ट्स थी या जातीज़ जो थी वो इमर्ज हो गई वर्णों में. मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं ब्राह्मणों में नई नई जो जातियाँ आ गई हैं, तो मुख्तलिफ ट्राइब्स या सोशल ग्रुप्स जो हैं वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो वजूद में आ गई. तो उनको मुख्तलिफ स्टेटस दिया गया, मुख्तलिफ जाति के नाम दिए गए. जैसे आर्टिजन्स थे स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट ट्रेड्स, जैसे स्मिथ्स हैं, कॉपर स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर्स हैं, मैसन्स हैं. तो इनको अलग अलग जाति के तौर पर रिकग्नाइज किया गया और इस तरह से ब्राह्मणों ने इनको अलग अलग जातीज़ के नाम दिए और वरना के अलावा इनको जातीज़ में तकसीम किया. तो इस तरह से ये सोसाइटी जो थी ये एक ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी बनी. A 12th century inscription from Uyukondan Udayar in Tiruchirappalli Taluka in present-day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmanas. They deliberated on the status of a group known as Rothakars, literary chariot makers, जो chariot बनाते थे, जो ये क्या नाम है, रथ बनाते थे, chariot. तो they lay down their occupations, which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipments used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. तो इस तरह से मुख्तलिफ जो ये आर्टिजन्स थे वो उनकी जो कास्ट्स थी, उनकी जो उनके ग्रुप्स थे वो वजूद में आ गए. तो इस तरह से नई नई जातियाँ बन गई. Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belonged to different lineages such as Hunnas, Chandelas, Chalukyas, and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here's a developed society. A developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. राजपूत जो थे ये इनका जब राइज हो गया, इनका जब उरूज हो गया, तो ये बाद में रूलर्स बन गए, के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की. ये जब पावरफुल बन गए, राजपूत जो क्लान्स थे, दे राजपूत क्लान्स राइज टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स. दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो. ये जब ताकतवर बन गए राजपूत तो बाद में ये रूलर भी बन गए. तो इनने बाकी क्लान्स जो थे उनके लिए एक क्या एग्जाम्पल सेट की कि आप भी ऐसा कर सकते हैं. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the
lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and northwest frontier had adopted Islam quite early. They continue to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. The emergence of states is closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described, the Gondas and the Ahams. About Gondas and the Ahams, we will be talking in the next video. Today we conclude it here. Thank you very much.